आज का जो टॉपिक है, मैंने पहला वीडियो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स उसी को लेकर आपको नए कंसेप्ट बताने वाला हूँ। मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव्स इन हिंदी नहीं देखा, उनको उस वीडियो को पहले अच्छे से समझे, उसके बाद इस वीडियो को देखना। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर पूरा देखना। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। सारे टॉपिक्स को मैं वन बाय वन इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहले टू क्लासेस ऑफ डेरिवेटिव्स। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स के 3 प्रकार होते हैं, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, फ्यूचर्स। कॉन्टिंजेंट क्लेम्स को ऑप्शंस भी कहा जाता है। अभी दोस्तों मुझे पता है कि बहुत लोगों को डेरिवेटिव के प्रोडक्ट क्लास पता है, फॉरवर्ड्स, स्वैप्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। बट मेरे हिसाब से ये दो टर्म्स, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड कंटिंजेंट क्लेम्स, ये दो टर्म्स बहुत लोगों के लिए नए हैं। तो इस कंसेप्ट को मैं आज सिर्फ मतलब बताऊंगा एंड ओनली डेफिनेशन इसमें कवर करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बेसिक वीडियो है। बाकी ये जो प्रोडक्ट क्लास है हम इसे अलग वीडियो में देखेंगे। और दूसरा है यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स, हेजिंग, स्पेकुलेशन, आर्बिट्राज। इन सब कंसेप्ट का मतलब और एक एग्जांपल समझेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स। सबसे पहले मैं इन दो हाइलाइटेड वर्ड का मतलब समझते हैं। सबसे पहला वर्ड है ऑब्लिगेशन। हिंदी में मतलब होता है दायित्व या कर्तव्य। सेकेंड वर्ड है कमिटमेंट। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ वादा करती है तो उसके बाद उसे पूरा निभाना पड़ता है, तब इसे कमिटमेंट या वचनबद्ध कहा जाता है। चलिए आगे डेफिनेशन समझते हैं। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एक दायित्व है जिसमें आज तय किए शर्तों पर आगे आने वाले समय में लेन देन किया जाता है। फॉरवर्ड कमिटमेंट्स में प्रवेश करके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस पहले से ही तय किया जाता है और लेन देन आगे आने वाले समय में होती है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को निभाना कोई भी फर्म या पार्टी का दायित्व होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्पॉट मार्केट्स वर्सेस फॉरवर्ड मार्केट्स। स्पॉट मार्केट्स स्पॉट मार्केट्स में ट्रेडिंग रोज होती है। ये कॉन्ट्रैक्ट्स T+2 पे सेटल होती है, यानी कि आज ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो 2 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाएगी। सेकंड पॉइंट, स्पॉट रेट। रेट्स को हिंदी में दर कहा जाता है। जो फॉरेन करेंसी स्पॉट मार्केट में उपलब्ध होता है उसी पे स्पॉट रेट फिक्स किया जाता है। फॉरवर्ड मार्केट्स। फॉरवर्ड मार्केट्स में कॉन्ट्रैक्ट की कीमत बायर और सेलर के आपसी सहमति से पहले तय किया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले समय में होती है। सेकेंड पॉइंट, फॉरवर्ड रेट। जो कॉन्ट्रैक्ट आगे आने वाले समय में होने वाली है उस कॉन्ट्रैक्ट की रेट्स आज ही तय की जाती है, तो उस रेट को फॉरवर्ड रेट कहा जाता है। चलिए हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। फॉरवर्ड्स, फ्यूचर्स एंड स्वैप्स। इन कॉन्सेप्ट्स के हम सिर्फ डेफिनेशन समझेंगे। सबसे पहला, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक OTC डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ दोनों पार्टी आपसी सहमति से कानूनी अनुबंध यानी कि लीगल कॉन्ट्रैक्ट में प्रवेश करते हैं। एक पार्टी जिसका लॉन्ग पोजीशन होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को खरीद लेगा और दूसरी पार्टी जिसका शॉर्ट पोजीशन होगा वो कॉन्ट्रैक्ट को बेच देगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की कीमत दोनों पार्टी पहले से ही तय करती है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को आगे आने वाले समय में निभाया जाता है। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट को
माना हुआ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लगभग एक जैसी ही है, बस दो डिफरेंस आपको बताना चाहता हूँ। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कस्टमाइज का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों पार्टी अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, बल्कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सचेंज द्वारा लागू किया जाता है, इसीलिए उसे स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स कहा जाता है। दूसरी बात, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क होता है। इन कॉन्ट्रैक्ट्स में बायर और सेलर एक दूसरे को गारंटी देते हैं नुकसान की भरपाई करने में। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिफॉल्ट रिस्क नहीं होती, क्योंकि क्लियरिंग हाउस गारंटी देती है यदि कोई पार्टी नुकसान नहीं भर पाती तो क्लियरिंग हाउस उस नुकसान को चुका देती है। मुझे पता है यह डेफिनेशन पढ़ने में बहुत बड़ा है, पर इसे हिंदी में अगर समझ लिया तो आपको याद आ जाएगा। चलिए स्वैप्स कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एक ओटीसी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे दो पार्टीज आपसी सहमति से अपने कैश फ्लोस यानी कि इंटरेस्ट रेट अदला बदली करती है, जहां पे एक पार्टी फिक्स इंटरेस्ट रेट भरता है और फ्लोटिंग रेट से उसे रिटर्न्स मिलते हैं। दूसरी पार्टी जो है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट भरता है और उसे रिटर्न्स फिक्स इंटरेस्ट रेट से मिलता है। चलिए हम आगे देखते हैं कॉन्टिंजेंट क्लेम्स। कंटिंजेंट क्लेम्स। कंटिंजेंट क्लेम्स ऐसे एक डेरिवेटिव है जिसका परिणाम या पेमेंट किसी पर्टिकुलर डेट पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को पे करती है। कंटिंजेंट क्लेम्स में ऑप्शंस, क्रेडिट डेरिवेटिव्स और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज होती है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स और एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज जो मैंने हाईलाइट किया है, इस कंसेप्ट को मैंने अभी इस वीडियो में कवर नहीं किया है, इसे हम आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शंस एक ऐसा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो बायर और सेलर को अधिकार देता है कॉन्ट्रैक्ट खरीदने या बेचने का। बायर का अधिकार क्या है? बायर का अधिकार होता है कॉन्ट्रैक्ट को खरीदना। सेलर का अधिकार क्या है? सेलर का अधिकार है कॉन्ट्रैक्ट को बेचना। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट पे एक्सरसाइज और सेटल किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं हेजिंग की तरफ। यूजेस ऑफ डेरिवेटिव्स। सबसे पहला पॉइंट, हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या है? हेजिंग में एक ट्रेड की पोजीशन और रिस्क दूसरे ट्रेड पोजीशन और रिस्क के बराबर होती है। मार्केट्स में बदलते प्राइस मूवमेंट्स रिस्क से इन्वेस्टर को बचाती है। इसमें दो पॉइंट्स है। सबसे पहला, इंश्योरेंस। हेजिंग एक इंश्योरेंस या बीमा समान होती है। हम लोग इंश्योरेंस क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें एक या दूसरे नुकसान से बचने के लिए हम इंश्योरेंस लेते हैं। एग्जाम्पल, आपका एक घर है तो उस घर को हम बाढ़, भूकंप इनके होने वाले नुकसान से बचाती है, क्योंकि ये इंसानों के हाथों में नहीं है और आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम इंश्योरेंस कवर से नुकसान की भरपाई करके खुद को सिक्योर रख सकते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, रिवॉर्ड। हेजिंग हमारे रिस्क को कम करता है, तो यहाँ पे रिस्क कम होता है, वहाँ हमें रिटर्न्स भी कम मिलेगा। इंश्योरेंस में हम इंश्योरेंस का प्रीमियम तब तक भरते हैं जब तक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होती। अगर बाढ़ या भूकंप आया ही नहीं तो हमारे इन्वेस्टमेंट से कोई भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा और हेज फंड्स मुफ्त में नहीं मिलते। उसके लिए हम कुछ अमाउंट पे करते हैं, इसलिए रिटर्न्स भी बहुत कम होती है।
चलिए आगे हेजिंग का एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ हेजिंग। यहाँ पे मैंने लाइवस्टॉक डेरिवेटिव का एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए एक फार्मर है जो लाइवस्टॉक को पालता है। इस फार्मर को अपना लाइवस्टॉक बेचना है, तो वो ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढेगा जिसका मीट का बिजनेस है, मतलब इस स्टॉक का मीट जो है वो लोकल मार्केट में सप्लाई करेगा। तो वो पार्टी बी को ढूंढ लेता है। अभी फार्मर के पास ऐसे 100 चिकन्स है और एक चिकन की कीमत 300 है, तो टोटल कीमत हो गई 30,000। तो इस पार्टी बी के साथ वो क्या कर लेता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है और कीमत भी आपसी सहमति से तय कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन आज से 1 साल बाद खत्म होगी, परंतु 11वें महीने में बर्ड फ्लू की महामारी आ जाती है और लाइवस्टॉक चिकन की प्राइसेस गिर जाती है। अभी का करेंट मार्केट प्राइस जो है मान लीजिए 100 रुपये है, तो अभी करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लाइवस्टॉक की कीमत जो है वो होनी चाहिए थी 10,000। मतलब पार्टी बी जो है, जो लाइवस्टॉक 10,000 रुपये में मिलने वाला था एज ऑफ करेंट मार्केट प्राइस, क्योंकि उसने फार्मर के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है एग्री, इसलिए वही 10,000 रुपये का लाइवस्टॉक 30,000 रुपये में खरीद लेगा, जहाँ पे उसका लॉस हो चुका है और यहाँ पे फार्मर का प्रॉफिट हो चुका है। तो यहाँ पे फार्मर जो है शॉर्ट पोजीशन है, जिसने लाइवस्टॉक को बेच दिया है, और पार्टी बी जो है लॉन्ग पोजीशन पे है, जिसने लाइवस्टॉक को खरीद लिया है। अभी आगे जो है पार्टी बी इस लॉस को हेज कैसे करता है वो देखते हैं। अभी बिजनेसमैन ये सोचता है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से अच्छा फ्यूचर्स है, जहाँ पे यदि उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट की कीमत नहीं बढ़ी तो उसे कुछ कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, जिससे कि वो अपना नुकसान भर सके। तो अब मार्केट में ये न्यूज़ आती है कि बर्ड फ्लू की महामारी का वैक्सीन आ चुका है, जिससे लाइवस्टॉक से वायरस नहीं फैलेगा। तो अभी लाइवस्टॉक की मार्केट में डिमांड है, तो वो दूसरे बिजनेसमैन के पास जाता है और दोनों फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह से है, क्वांटिटी जो है वो 100 चिकन्स पर क्वांटिटी रेट 500 रुपये, टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेट 50,000 और कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन 1 साल है। पार्टी बी जो लेफ्ट में है वो ये उम्मीद से पार्टी सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि आने वाले समय में वायरस जल्दी खत्म होगा और लाइफस्टॉक की डिमांड बढ़ेगी। पार्टी सी ये सोच के कॉन्ट्रैक्ट पार्टी बी के साथ एग्री करता है कि आने वाले समय में प्राइसेस गिर जाएगी। अभी जो करंट सिचुएशन है, मार्केट डिमांड जो है वो पार्टी बी के हिसाब से बढ़ गया है, तो उसने अपना 30,000 का जो नुकसान है उसने पार्टी सी के कॉन्ट्रैक्ट के हेज कर लिया है, और पार्टी सी जो है यहाँ पे उसका नुकसान हो चुका है, तो उसे एक अमाउंट मिलता है डिपॉजिट 5,000। ये जो अमाउंट है वो मार्जिन अमाउंट है, जहाँ की दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ पहले से ही एग्री करती है, क्योंकि ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो कंपनसेशन अमाउंट है वो क्लियरिंग हाउस देती है। तो यहाँ पे मैंने दोनों सीनियर और हेजिंग का एग्जांपल अच्छे से समझ लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब क्या है? स्पेकुलेशन को हिंदी में सट्टेबाजी कहा जाता है। बेटिंग भी आप बोल सकते हो। स्पेकुलेशन में आप जो भी लेन देन करते हो उस पे आप उम्मीद रखते हो कि ट्रेड या एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, पर दूसरी तरफ रिस्क भी होता है, जो आपकी ट्रेड या एसेट कोई
वैल्यू को कम कर सकती है। स्पेक्युलेटर्स कम समय में ज़्यादा मुनाफा कमाने में दिलचस्पी रखते हैं और मार्केट के हिसाब से अपना अनुमान बदलते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ स्पेकुलेशन। मान लो एक बिजनेसमैन है जिसका रियल इस्टेट का बिजनेस है। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के अंतर को समझाऊंगा। वो 1 करोड़ इन्वेस्ट करता है और एक बंगलो खरीद लेता है जो प्राइम लोकेशन में है, और प्राइम लोकेशन के प्रॉपर्टीज लोग लेना पसंद भी करते हैं। तो वो बंगलो किसी दूसरे पार्टी को रेंट पे देता है ताकि उसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम होती है और एक डिसेंट रिटर्न्स मिलता है इन लॉन्ग टर्म। अभी इस बिजनेसमैन को 1 करोड़ जल्दी चाहिए। अभी इस इन्वेस्टमेंट में एक ही सोर्स है, रेंट, इसलिए 6 लाख के हिसाब से 15 या 20 साल लग जाएंगे उसे 1 करोड़ कमाने में। अभी बिजनेसमैन इस अपॉर्चुनिटी को स्पेकुलेट कैसे करेगा? बिजनेसमैन मान लो 3 छोटे घर लेता है और 6 लाख में से 3 लाख रुपए घर कुछ सालों के लिए खरीद लेता है। जब तक घरों की कीमत मार्केट में बढ़ नहीं जाती तब तक वो इन घरों को नहीं बेचेगा। जैसे ही मार्केट में इन घरों की कीमत बढ़ जाएगी, बिजनेसमैन इन घरों को ज़्यादा कीमत में बेच देगा और प्रॉफिट्स कमा लेगा। इस चीज़ को दोबारा तब तक करेगा जब तक उसे अपना 1 करोड़ वापस नहीं मिल जाता। और ऐसा करने से जहाँ पे वो 15 या 20 साल लगाने वाला था 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, वो आसानी से 10 साल से 15 साल तक पूरा कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल को स्पेकुलेशन कहते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या है? जब एक एसेट की कीमत में अंतर होता है तो ट्रेडर्स अपना स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति का इस्तेमाल करके उसका लाभ उठाते हैं। आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी तब बनती है जब एक मार्केट में एसेट को कम कीमत में खरीद लेते हैं और साथ ही दूसरे मार्केट में ज़्यादा कीमत में बेच देते हैं। ये आगे बढ़ते हैं आर्बिट्राज की एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल ऑफ आर्बिट्राज। मैंने यहाँ स्टॉक एक्सचेंज का एक एग्जाम्पल लिया है। मान लो एक कंपनी है जिसके पास 2000 स्टॉक्स है। तो उन 2000 स्टॉक्स का कंपनी को जो है ट्रेडिंग हो रहा है। तो यहाँ पे दो मार्केट है। एक जगह है NYSE यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, और दूसरी जगह है LSE यानी कि लंदन स्टॉक एक्सचेंज। तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में इस 2000 स्टॉक्स की कीमत है 400 रुपये, और लंदन स्टॉक एक्सचेंज में इन 2000 स्टॉक्स की कीमत है 500 रुपये। तो इन दोनों मार्केट के डिफरेंस कितना हो गया? 100 रुपीज़। तो अभी इस प्राइस डिफरेंस का कंपनी और इन्वेस्टर्स कैसे लाभ उठाते हैं वो देखेंगे। जो भी लॉन्ग पोजीशन है यानी कि जो ट्रेड्स खरीदने वाला है, तो वो NYSE से ट्रेड्स खरीद लेगा 400 रुपये में और बेचेगा 500 रुपये में। तो यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन के लिए फ़ायदा हो रहा है क्योंकि वो कम कीमत में खरीद रहे हैं और ज़्यादा कीमत में बेच रहे हैं। अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज यानी कि शॉर्ट पोजीशन, जो सेलर है वो क्या कर रहे हैं, वो सेल तो कर रहे हैं 500 रुपये में, पर उसी पोजीशन को कम कीमत में खरीद रहे हैं 400 रुपये में। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो 100 है। तो मान लो 100 रुपीज़ जो है प्रॉफिट हो गया दोनों पोजीशन के लिए, फॉर बाय पोजीशन एज वेल एज फॉर शॉर्ट पोजीशन। तो
प्रॉफिट अगर मान लो कि 100 रुपीज़ है, उसमें से ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट किया जाए तो हो गया 80 रुपीज़। तो ये मार्केट तब तक चलेगा जब तक NYSE और LSE के प्राइस के डिफरेंसेस एडजस्ट नहीं हो जाए। एक बार प्राइसेस एडजस्ट हो जाती है तो ये मार्केट जो है अपॉर्चुनिटी क्लोज हो जाएगा। अभी ये अपॉर्चुनिटी क्लोज कैसे होगा? मान लो कि ये 2000 स्टॉक्स जो NYSE में बाय ऑर्डर है, अगर वो स्टॉक्स खत्म हो गए तो आगे उसका सेल ऑर्डर जनरेट नहीं होगा और ये आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारे कंसेप्ट कम समय में समझाने की। जल्दी से सारे टॉपिक्स को एक बार देख लेते हैं। अच्छा, हमने सबसे पहले टू क्लासेस ऑफ डेरिवेटिव्स, फॉरवर्ड कमिटमेंट्स एंड कॉन्टिजेंट क्लेम्स सीखा, उनके प्रोडक्ट्स को समझा। सेकेंड, डेरिवेटिव्स की यूजेस, हेजिंग, आर्बिट्राज एंड स्पेकुलेशन, और इसके एग्जांपल सीखा। मैंने जो भी एग्जांपल्स यूज किए हैं वो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप फाइनेंस की बुक पढ़कर और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन स्पॉट मार्केट्स एंड फिक्स फॉरवर्ड मार्केट। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार पूरा वीडियो अच्छे से समझने के बाद आप इन सवालों का जवाब बिना देखे आप लिखने की कोशिश करो। अगर कुछ पॉइंट्स याद नहीं आता तो इस वीडियो को दोबारा देखना। अगर मेरा काम पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो को कौन सी टॉपिक अच्छी लगी उसे कमेंट में मेंशन कीजिए। आगे कौन से टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं वो भी आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपकी काम की लगी तो दूसरों को ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।